तो एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, हम लोग अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं इस टाइप के सवालों को किस तरीके से अप्रोच करना है, इनको पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है दैट इज़ सिंपली एन ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन। ख़त्म। आप क्या ऑब्जर्व करते हो, बस जैसे आपकी ऑब्जर्वेशन है वैसे में आपका आंसर भी आ जाएगा। जैसे कि 7 है, 7 के बाद ये रहा आप लोगों के बाजू में 28। आगे में आपको जो ये दो फ्रैक्शंस दिए हैं, आप इन दो फ्रैक्शंस को फ़िलहाल इग्नोर करिए। जब भी कभी भी आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप लोगों को जो अदर्स है, अदर्स उनको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अभी 7 डिनोमिनेटर में है और जो 28 है, ठीक है, वो भी डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे केस में आप ये सोचो, अपने छोटे से दिमाग में ये सवाल पैदा करो कि आखिर 7 को मैंने ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा, या फिर डिवाइड भी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना। 7 को मैंने कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा। मल्टीप्लाई मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 28 7 से बड़ा है, और मल्टीप्लिकेशन इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अदरवाइज डिवीजन भी मैं बोल सकती थी, ठीक है। तो 28 को कौन, मतलब 28 लाने के लिए, ठीक है, मैंने कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया होगा कि बताओ मेरा आंसर 28 आ गया, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। तो इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है कि मैडम ज़रूर आपने इसको क्या है, 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है, तभी 7 4 जा 28 आया। तो फ्रैक्शंस का एक बहुत ही बेसिक नियम होता है, आप जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, आपको उसी सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते न्यूमरेटर के साथ अलग बिहेव कर रहे हैं और डिनोमिनेटर के साथ आप अलग बिहेव कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपने डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके 28 लाए हैं, तो ऑब्वियस है कि ज़रूर न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो अभी न्यूमरेटर में क्या है, 5, तो ज़रूर उसको अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 5 4 जा क्या हो गया होगा, 5 4 जा 20 हो गया होगा। तभी 5 4 जा 20 हो गया और आपका आंसर वहाँ पे आएगा 20/28। एक मिनट रुको। हेलो, मैडम जस्ट, हाँ मैडम देखिए, मैंने जस्ट अभी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया है। मैं 15 से 20 मिनट के बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है। हाँ, मैंने एक्चुअली 7:30 to 8 आपका वेट किया, मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया, जस्ट अभी, ठीक है। मैं थोड़ी देर में ब्रेक लेके मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, ठीक है जी, ठीक है। तो ये आ गया होगा आप लोगों का 20। बस ख़त्म हो गया यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थर्ड वाले में आते हैं। ये जो थर्ड वाला आपका फ्रैक्शन है, इस थर्ड वाले फ्रैक्शन की तरफ आप ध्यान से देखिए। थर्ड वाले फ्रैक्शन में आपको जो चीज़ दी हुई है वो दी हुई है न्यूमरेटर में 35। अब आपको अपना छोटा सा ब्रेन चलाना है, ये सारे चीज़ों को सॉल्व इस फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में करो। मतलब आगे जितना भी फाइंड करना है वो सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट वाले का ही न्यूमरेटर देखोगे, आप फर्स्ट वाले का ही डिनोमिनेटर देखोगे। तो अभी जो आपका थर्ड फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में क्या है, 35, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या लिखोगे कि ज़रूर 5 को यार किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा जिसको मल्टीप्लाई करने की वजह से ना 35 आ गया है। तो आप बोलोगे किससे किया होगा, किससे किया होगा, किससे किया होगा। अच्छा, इसको तो 7 से किया है, तो इसका मतलब ज़रूर 5 × 7 किया है, तब जाके 35 आया है। इसीलिए अगर आपको डिनोमिनेटर का आंसर निकालना है तो डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करो। तो 7 5 जब वो भी कितना हो जाएगा, सॉरी 7 7 जब वो कितना हो जाएगा, 49। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, 49। ये ऐसे सॉल्व करना है। अब अगर आपको फोर्थ वाले फ्रैक्शन का आंसर निकालना है, किसका निकालना है, फोर्थ वाले फ्रैक्शन का,
तो निकालना आपको उसको फर्स्ट वाले फ्रैक्शन की मदद से ही है। अभी आप ये देखो कि फोर्थ वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या डेटा दिया है, 3.5, ठीक है, और हमें निकालना किसकी मदद से है, 7। तो आप अपना दिमाग लगाओ कि 7 के साथ ऐसा क्या किया गया होगा कि उसका आंसर 3.5 आ गया। तो 7 को डिवाइड बाय 2 किया होगा। क्यों, 7 को अगर 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 3.5 ही तो आएगा ना। तो अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके 3.5 आ सकता है तो न्यूमरेटर को भी डिवाइड करके 2.5 मतलब डिवाइड करके 2 से आंसर लाया जा सकता है। इसीलिए हमारे न्यूमरेटर में क्या है, 5। हम इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से डिवाइड करके हम लोग क्या करेंगे बताओ, आप लोगों का मस्त आंसर निकाल लेंगे। तो 5 डिवाइड बाई 2 विल बी 2.5। ये हो गई ख़त्म कहानी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले को करने का भी यही सेम लॉजिक है। आपको सारी इम्पोर्टेंस इस फर्स्ट फ्रैक्शन को देनी है और इसके रिस्पेक्ट में ये सोचना है कि भाई आखिर इसके साथ ऐसा क्या किया गया होगा कि मेरा आंसर बाजू वाले आ रहे हैं, है ना। तो देखो ये रहा आप लोगों का 4.5। तो 9 से लेकर आए हैं हम लोग 4.5। 9 से क्या लेकर आए हैं हम लोग, 9 से हम लोग लेकर आए हैं 4.5। तो आखिर उस 9 में ऐसा क्या किया होगा कि उसका आंसर 4.5 आ गया, क्या किया होगा। तो मैडम डिवाइड बाई 2 किया होगा, क्योंकि 9 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 4.5 आ जाता है ना, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पे हम 14 को भी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7। ख़त्म कहानी। तो ये हो गया हमारा पहला वाला फ्रैक्शन सॉल्व। अब हमें अपना दिमाग लगाना है नेक्स्ट वाले में, है ना। नेक्स्ट वाले में सेकंड वाले में आते हैं। तो सेकंड वाले का हमको क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। सेकंड वाले का हमको क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो ये जो सेकंड वाले का हमको डिनोमिनेटर दिया है, कितना दिया है, 14। कितना दिया है, 14, है ना। अच्छा, तो ऐसे में इस 14 को इस 42 में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। ये आप 14 को कैसे कन्वर्ट करोगे, तो आपने सोचा सोचा सोचा, तो 14 को हम मल्टीप्लाई किस टर्म से करें कि 42 आ जाए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग किससे, आप लोगों के 3 से, क्योंकि 14 3 जा आपका कितना होता है, 42 होता है। तो इसीलिए जो ये 9 है, इस 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस 9 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 3 जा कितना हो जाएगा, 27। सो ये आंसर विल बी 27 बाय कितना, 42, ठीक है। 27 बाय बोलो कितना, 42। ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से डन है। कैसे काम किया जा रहा है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें तुम्हारे ब्रेन में जा रही हूँ कि क्या कर रहे हो मैडम आप। अब आते हैं नेक्स्ट में। इसी 14 की हेल्प से ऐसा क्या करें कि 3.5 आ जाए। तो देखो जब मैंने 14 को डिवाइड बाय 2 किया था तो मेरे पास 7 आया था, है ना, बराबर। जब मैंने उस 14 को डिवाइड बाय 2 किया था तब मेरे पास कितना आया था, मेरे पास 7 आया था। अगर इस 7 को मैं फिर से डिवाइड बाय 2 कर दूँ तो कितना आएगा, 3.5 आएगा। तुम करके देख सकते हो, बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है ये, है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में इसका मतलब 2 बार डिवाइड बाय 2, पहली बार डिवाइड बाय 2, 2 बार, दूसरी बार भी डिवाइड बाय 2। तो इनडायरेक्टली हमने कितनी बार डिवाइड बाय 2 किया, इनडायरेक्टली हमने टोटल डिवाइड बाय 4 किया, पहली बार दूसरी बार, तभी तो आंसर आए ना हमारा डिवाइड बाय 4 करने पर 3.5। तो 14 को जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 3.5। तो 9 को भी कितने से डिवाइड करेंगे, 9 को भी आप 4 से डिवाइड करेंगे, ख़त्म कहानी, है ना। अगर 14 को 4 से डिवाइड करके आपका आंसर उतना आपको मिला है तो आपको वही सेम डिवीज़न ऊपर भी करना होगा। जब आप ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.25, ठीक है, इस तरीके से।
तो जब भी ये मिसिंग पैटर्न वाले सवाल आते हैं, नॉट ओनली इन 9th स्टैंडर्ड, 10th में भी आते हैं। आफ्टर 10th अगर आप किसी बड़े लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो, जैसे स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जॉब्स के लिए जो देते हो, उनमें भी इस टाइप के मिसिंग पैटर्न वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशन स्किल पे रहता है। एक नियम बस याद रखना है, डिनोमिनेटर में आप जिस सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको सेम ऑपरेशन करना है। आप डिफरेंट ऑपरेशन नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर में 2 से कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 3 से कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, खैर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उतना ही आसान सवाल है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मज़े से बैठकर रेशोज़ लेनी है। ठीक है, अच्छा। तो बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए और कुछ नहीं। अब देखो किस चीज़ का आपको रेशो निकालने को बोल रहा है वो पढ़ो। आपको रेशो लेना है रेडियस टू सरकमफरेंस। मतलब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करूं तो मुझे रेशो लेना है किस चीज़ का, रेडियस किसका, सर्कल का, अपॉन में सरकमफरेंस। ठीक है, किस चीज़ का, आपके सर्कल का। ये मुझे फाइंड करना है। तो इस रेशो को मैं कैसे फाइंड करूँगी? इस रेशो को एक ही तरीके से फाइंड किया जा सकता है जब मुझको डेटा पता हो। लेकिन मैडम रेडियस तो दिया ही नहीं है, सरकमफरेंस तो दिया ही नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड करूँ? तो आपको बेसिक फॉर्मूलेस तो पता है ना। जैसे रेडियस की जगह भैया हम रेडियस ही रखेंगे, है ना। सरकमफरेंस का फॉर्मूला हर बच्चा जानता है। सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ पाई आर। तो क्या होगा, ऊपर का आर और नीचे का आर कट जाएगा। तो ध्यान रखना इसका आंसर होगा, अब देखो ऊपर में एक ही इकलौता क्या था, आर था। ठीक है, अच्छा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, आप लोगों का वो आर भी कट गया, है ना, वो आर भी कट गया। तो ऐसे में इस वहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो कुछ नहीं बचा मतलब 1/2 पाई बचा। ठीक है, 1 क्या बचा, 2 पाई बचा। अब यहाँ पे मैं तुमको एक मिस्टेक पॉइंट बताती हूँ। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो ऊपर वो 1 नहीं लिखते, वो इस चीज़ का अपना आंसर लिख देते हैं डायरेक्टली 2 पाई। वो अपना आंसर लिख देते हैं डायरेक्टली 2 पाई। जब तुम उनको पूछते हो कि यार तुमने डायरेक्टली ऊपर 2 पाई कैसे लिख दिया, तो वो क्या जवाब देते हैं कि मैडम ऊपर तो बचा नहीं था, तो मैंने सोचा कुछ बचा ही नहीं है, तो 1 को लिखने की थोड़ी इंपॉर्टेंस थोड़ी ना होती, मैंने हटा दिया 1 को बड़े मज़े से। ठीक है, समझ रहे हो, ये वो हरकत होती है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। सो इसका आंसर है 1/2 पाई। तो ऐसा लिखना कि आंसर, ठीक है, रेशो इज़, ठीक है, आपका 1/2 पाई, ऐसा। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगेन रेशो लेने को बोल रहा है। रेशो ऑफ सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स एरिया। मतलब पिछली बार रेडियस और सरकमफरेंस के बीच में बोल रहा था, इस बार सरकमफरेंस और एरिया के बीच में बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्यूशन नंबर 2 में हम जैसे ही आएंगे, हमें फाइंड क्या करना है, सरकमफरेंस का रेशो। तो जो भी आपका सरकमफरेंस है इसका रेशो हमको लेना है। किसके साथ लेना है इसका रेशो? सर्कल के एरिया के साथ लेना है। बढ़िया, ले लो। क्या आपको सर्कल के सरकमफरेंस का फॉर्मूला पता है? हाँ, कितना, 2 पाई आर। क्या आपको उसके एरिया का फॉर्मूला पता है? बिल्कुल, कितना, पाई आर स्क्वायर। क्या क्या चीज़ें कट रही हैं, देखो, पाई कट गया, आर, एक आर कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर इस बार 2 बचा, नीचे क्या बचा, नीचे एक बार आर बचा। सो देयरफॉर आंसर में हम लिखेंगे रिक्वायर्ड, कि मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तुम शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, इज़ 2/r। ये ऐसे करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कल को वहाँ सर्कल बोला जाए, वहाँ कोई भी डेटा दिया जा सकता है। स्क्वायर का एरिया अपॉन उसके पेरीमीटर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया अपॉन उसके पेरीमीटर का एरिया, कोई भी डेटा
तो ऐसा मत सोचो कि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है आपको वही पूछा जा सकता है, कोई भी डेटा के लिए रेशियो आपको पूछा जा सकता है। इसीलिए इस पर तुम्हारी ताकि और कमांड हो सके और प्रैक्टिस हो सके, तो प्रॉब्लम सेट में इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 दिया है जो इसी के जैसा है, डेटा वेरी किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वाले क्वेश्चन की कॉपी चेकिंग कराना, ये तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब एक स्क्वायर है, उसकी डायगोनल और उसकी साइड का रेशो लेना है, जहाँ पे आपको साइड की वैल्यू कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के काम नहीं करोगे, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगेगी। पहले तो मैं एक स्क्वायर बना लेती हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्क्वायर बोला है, तो भैया ये हो गया हम लोगों का स्क्वायर। अब कई महानुभव ऐसे होते हैं 9th कक्षा में आ गए हैं बट स्क्वायर क्या होता है ये नहीं पता। तो देखो, स्क्वायर एक ऐसे क्वाड्रिलैटरल को कहते हैं जहाँ पे हर एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे बड़े मज़े से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। डन, ओके। उसके बाद अब कई महानुभव ऐसे भी होते हैं जिनको डायगोनल क्या होती है यही पता नहीं होता, है ना। तो हम ए और सी को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। बेसिकली दो अपोजिट वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करते हो, अपोजिट वर्टेक्स को जब आप ज्वाइन करते हो तो वो कहलाती है डायगोनल। ठीक है, बराबर, वो क्या कहलाती है आप लोगों की, डायगोनल। क्वेश्चन में बोला गया है कि स्क्वायर की साइड 7 सेंटीमीटर की है, यानी कि ए बी भी 7 की होगी, बी सी भी 7 सेंटीमीटर की होगी, डी सी भी 7 सेंटीमीटर की होगी, ए डी भी 7 सेंटीमीटर की होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या है, मुझे यहाँ पर साइड का और डायगोनल का रेशो लेना है। कोई फॉर्मूला नहीं है, इस बार डायरेक्ट वैल्यूज़ दी है, इस बार डायरेक्ट वैल्यूज़ दी है। मैडम लेकिन साइड की वैल्यू तो दी है बट डायगोनल की वैल्यू नहीं दी, अब क्या करें। तो आपको अभी डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद रेशो लेना है। ठीक है, तो अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले तो हम डेटा लिखेंगे कि क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ये वाली चीज़। ठीक है, फिर लिखेंगे कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू आपका ए डी इक्वल टू बोलो कितना, 7 सेंटीमीटर। अब आपको उस एक डायगोनल बनाने की वजह से आपके उस स्क्वायर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा है ये वाला ट्रायंगल और दूसरा टुकड़ा वो वाला ट्रायंगल है जिसको मैं शेड नहीं कर रही हूँ। अब आपको दोनों में से जो ट्रायंगल पसंद है आप उसमें पाइथागोरस लगा लो। ठीक है, क्यों पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्योंकि एंगल आपके पास कितना डिग्री का है, एंगल 90 डिग्री का है। जब जब दुनिया में एंगल 90 डिग्री का होता है तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से, बोलो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से हमेशा वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस लगाओ। जिसको पाइथागोरस लगाना नहीं आता है मुझसे पूछ लेना, मैं अलग से सिखा दूँगी, बट पूछना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि लोअर क्लासेस का काम है, मैं उम्मीद करती हूँ एक बच्चे को आना चाहिए 9th में। क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस कितना, डी सी स्क्वायर। अब देखो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ए डी और डी सी साइड्स हैं जो आपको 7 7 की दी हैं, तो ए डी का स्क्वायर 7 स्क्वायर, इधर पे इसका स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये 49, ये 49 ऐड करके 98। सो यहाँ से ए सी स्क्वायर आ गया 98। मुझे ए सी होना, मुझे ए सी स्क्वायर नहीं होना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूँगी तो ए सी स्क्वायर का ए सी हो जाएगा, बट 98 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। जैसे 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 5, 98 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपको इस 98 का क्या करने पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन अलजेब्रा का 4था चैप्टर है। आपने 2nd चैप्टर में मेरे साथ अगर पढ़ाई की है तो मैंने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो उसी प्राइम फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक को अगर मैं यूज़ करूँ तो इसका स्क्वायर रूट होता है 2√7।
अगर कोई भूल गया है कि मैडम सॉरी 2√7 लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, 7√2, अगर कोई भूल गया है कि मैडम ये आप कैसे निकालते थे तो भैया मुझे डायरेक्ट मैसेज मारो, मैं बताती हूँ कैसे निकालते थे। बट जप नाम करके रट मत लेना इसको, ठीक है। खैर, ये AC आ गया। अब AC कौन है? AC ही तो हम लोगों का डायगोनल है। तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास डायगोनल कितनी आ गई? डायगोनल आ गई 7√2 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन पढ़िए कि किसका रेशो पूछा है, साइड अपॉन डायगोनल पूछा है कि डायगोनल अपॉन साइड पूछा है, ये आप पढ़िए। तो देखो, रेशो ऑफ डायगोनल अपॉन साइड पूछा है, 2/8 साइड। तो यानी कि हमको क्या करना है, हमको रेशो निकालना था कि डायगोनल, ठीक है, अपॉन में किसका? साइड का। बस डेटा फीड करो। डायगोनल कितनी? 7√2, साइड कितनी? 7, 7 और 7 कट गया, इक्वल टू √2। लास्ट लाइन लिखने के लिए मैं आपको छोड़ रही हूँ कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना इज़ इतना इतना, ठीक है, डन। तो ऐसे में ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का ख़त्म होता है। ये बहुत ही आसान था, बट अगर तुम ये सोचते हो कि यार फॉर्मूले से सब रेशोज़ आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। कई बार हमको डेटा दिया होता है, उस डेटा से हमको इंफॉर्मेशन यूज़ करके उससे आंसर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, फिर रेशो लेते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। देखो, आपको एक रेक्टेंगल दिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ आपको दी हुई है, ठीक है। पहले फिगर बना लेते हैं। तो 4th वाले पे अगर हम आएंगे तो लेट से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये वाली चीज़, एक मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। हाँ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। इधर ये एंगल कितने डिग्री के बन गए? ये एंगल बन गए 90 डिग्री के, ठीक है। अभी आपको लेंथ कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया है? 3.5। तो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई और 3.5 सेंटीमीटर की ये ब्रेथ हो गई, ठीक है। अब किस चीज़ का रेशो पूछा है? तो आपको जो रेशो पूछा है वो पूछा है पेरीमीटर टू एरिया। तो पहले आप पेरीमीटर निकाल लो कि भैया कितना है, पहले आप एरिया निकाल लो कि कितना है, और उसके बाद आप उनका रेशो ले लो। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा, ठीक है, कि यहाँ पे डेटा ऐसा लिख देती हूँ कि लेंथ यानी कि L इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, लेंथ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ब्रेथ इक्वल टू B इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब आप पेरीमीटर भी निकाल लो, अब आप एरिया भी निकाल लो। तो हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इस फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, जो प्रॉपर वैल्यूज़ हैं उनको पुट करना है, ठीक है। ओके, तो कितना हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर 8.5, ये होगा 17.5। सो देयरफॉर यहाँ से पेरीमीटर किसका? रेक्टेंगल का आ गया कितना? आपका 17.5 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आपको एरिया निकालना है, ठीक है। चलो, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया किस चीज़ का? रेक्टेंगल का। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है? 5 है। ब्रेथ कितनी है? 3.5 है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना, एरिया की यूनिट में स्क्वायर लगता है, पेरीमीटर की यूनिट में नहीं लगता। तो यहाँ से एरिया किस चीज़ का? रेक्टेंगल का। कितना आ गया? 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अरे वाह, है ना, क्लियर वाली चीज़, इतना आ गया। अब आपको रेशो बोला है, ठीक है। तो रेशो में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिंपली, ठीक है। अच्छा, तो आप ये पहले चेक करो कि किसका रेशो बोला है, पेरीमीटर अपॉन एरिया की एरिया अपॉन पेरीमीटर, ये वाला, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़े। हमने देखा कि बोला है पेरीमीटर टू एरिया, मतलब पेरीमीटर ऊपर और एरिया नीचे। तो हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है पेरीमीटर, ठीक है, अपॉन एरिया, ख़त्म। अच्छा, डन हो गया।
अब उसके बाद क्या हो जाएगा, अब पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई 17.5, अरे वाह। एरिया की भी वैल्यू कितनी आ गई 17.5, अरे वाह। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, ऊपर का 17.5 नीचे का 17.5 कट जाएगा, दोनों 17.5 कट गए तो रेशो कितना आएगा 1। तो अपना आंसर ये कह के रिपोर्ट करना कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशो इज़ 1:1, डायरेक्ट 1 नहीं 1:1। तो यहाँ पे हमने सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे के जो भी सवाल हैं इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे मैंने जो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन दिया है होमवर्क में वो बनाओगे और चेकिंग करोगे। इन केस अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो मुझे भी बताना, और कोई डाउट हो तो फिर करना, ठीक है। ओके, फिलहाल अपन इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं।